हेलो दोस्तों, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये हमें जानना है। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग वी शुड अंडरस्टैंड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। जब तक आप ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आपको न्यूट्रिशन समझ में नहीं आएगा, बिकॉज न्यूट्रिशन इज इनकम्प्लीट विदाउट डाइजेशन। न्यूट्रिशन इनकम्प्लीट है बिना डाइजेशन के, क्योंकि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म सो दैट एनर्जी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट। तो जब तक कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं टूटेगा तब तक एनर्जी आपको नहीं मिलने वाला है, तब तक आपको उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। तो न्यूट्रिशन को ह्यूमन में समझने से पहले हमें समझना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो आप क्या देखोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आप देखोगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्योंकि आपको पता है कि डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच complex food are broken down into simple absorbable form by the action of biocatalyst which we called enzymes। तो ये enzymes आप देखेंगे digestive glands के secretion से मिलेगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रीशन में कई तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग ह्यूमन में देखें तो आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर ले। और धीरे धीरे इसको हम लोग समझते हुए ड्रॉ करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने जाना कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड्स एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। Alimentary canal is a long tube-like structure which begins with mouth and ends at anus। याद रखें कि एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस होता है यानी कि शुरू होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पर। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच बिगिंस विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज आवर माउथ, और माउथ के अंदर अगर हम लोग जाए तो दिस इज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। तो इसे हम लोग ओरल कैविटी कहते हैं या फिर हम लोग इसे कहते हैं बकल कैविटी। अब इस ओरल कैविटी या बकल कैविटी में हमें क्या मिलता है, तो आप देखेंगे इस ओरल कैविटी या बकल कैविटी में हमें मिलता है टिथ, हमें मिलता है टंग और हमें मिलता है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो आप देखेंगे कि इस ओरल कैविटी या बकल कैविटी में आपका प्रेजेंट है टिथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले टिथ की बात करें तो आप क्या देखते हैं कि जो टिथ है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का फिजिकल डाइजेशन होता है दैट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ टिथ। तो टिथ जो है वो मदद करता है फूड को क्रश करने में, फूड को पीसने में, फूड को फिजिकली तोड़ने में। आप देखेंगे कि जो टिथ है वो 4 टाइप्स के टिथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि टिथ का फंक्शन हम लोगों को पता है। हम लोग टंग पे आ जाते हैं। हम लोग देखेंगे एक मस्कुलर टंग हमारे पास प्रेजेंट है और इस टंग में कई सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड फूड के केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करता है, उसके टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि आप किस तरह का फूड खा रहे हैं। इसके अलावा टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है दैट इज
to mix the saliva into food thoroughly. आप देखेंगे कि तित जिस फूड को क्रश कर चुका है, पेस्ट बना चुका है, उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में टंग का बहुत बिग रोल होता है. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स. सैलिवरी ग्लैंड रिलीजेस सलाइवा. तो आप ये जानते हो कि सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा रिलीज करता है, और सलाइवा का जो मेन फंक्शन है वो है सबसे पहले लुब्रिकेशन ऑफ फूड. आप देखेंगे कि फूड को सॉफ्ट करने में, फूड को मॉइस्ट और वेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? सलाइवा. फूड को सॉफ्ट या मॉइस्ट या लुब्रिकेट इसीलिए किया जाता है ताकि इसको आसानी से हम लोग क्या कर सके? स्वैलो कर सके. तो पहला हम लोगों ने देखा सलाइवा का फंक्शन, दैट इज लुब्रिकेशन ऑफ फूड सो दैट इट कैन बी इजीली स्वैलोड. सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं? इट कंटेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट इज सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम. सैलिवरी अमाइलेज. आप देखेंगे कि सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, जिसे हम लोग पहले टाइलिन के नाम से जानते थे. तो आप देखोगे अब इसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, एंड इट इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. ओके, सैलिवरी अमाइलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. याद रखेंगे आप, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है, और फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ये तोड़ देता है, किसमें? माल्टोज में. तो आप देखोगे कि फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो गया? आपके माउथ से ही शुरू हो गया. कई बार बच्चे से पूछा जाता है कि आपका फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो वो सीधा स्टमक बताते हैं. लेकिन आपको ये बात का पता होना चाहिए कि फूड का डाइजेशन आपके माउथ से शुरू हो जाता है, और माउथ में फूड का कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट करता है? तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में बाय द एक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज. ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं? माउथ से हम लोग गए ओरल कैविटी की तरफ. अब ओरल कैविटी से हम लोग जाएंगे फैरिंग्स की ओर. तो आप देखेंगे कि माउथ से ये फैरिंग्स है. फैरिंग्स दूसरा पार्ट जो है वो है फैरिंग्स. फैरिंग्स जो है दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड. इट इज common passage for both air and food. आप देखेंगे कि ये फैरिंग्स तक हवा और फूड दोनों जो है साथ साथ ट्रैवल करता है, दोनों एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. अब फैरिंग से हमारा जो फूड है वो कहाँ चला जाएगा? तो आप देखेंगे फैरिंग से नीचे ये हमारे फूड पाइप में आ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस. तो दिस वन इज ईसोफेगस, और इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ओके, तो आप देखेंगे कि माउथ से फूड जो है वो गया सबसे पहले ओरल कैविटी में. ओरल कैविटी या बकल कैविटी, जिसमें तित, टंग और सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट था. देन ये गया फैरिंग्स में, और फिर फैरिंग से ये कहाँ पहुंचा? लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोगों ने कहा ईसोफेगस, या जिसको कहा फूड पाइप. याद रखेंगे, ईसोफेगस में फूड का कोई भी कंपोनेंट डाइजेस्ट नहीं होता है. इट डज नॉट रिलीज एनी एंजाइम. ईसोफेगस में किसी भी तरह का सिक्रीशन नहीं होता है जो फूड को डाइजेस्ट करे. तो फिर ये क्या काम करता है? तो इट ओनली हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. ये फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है. यानी कि फैरिंग्स से फूड को कहाँ तक पहुंचाने का काम करता है? स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है. तो अगर ईसोफेगस का हम लोग मेन फंक्शन देखते हैं, तो ईसोफेगस का मेन फंक्शन है इट हेल्प to conduct food from pharynx to the stomach. तो फूड जो है वो फैरिंग से स्टमक तक पहुंच सके, इसमें मदद कौन करता है? ईसोफेगस. यहीं से हम लोग क्या जानेंगे कि जो वॉल होता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल होता है, इट हैज अ मसल्स व्हिच अंडरगोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन to push the food forward, and that movement is called
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो याद रखें कि अब फूड जो है जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा उसे नीचे और अंदर के पार्ट्स में ढकेलना पड़ेगा, एक रेगुलेटेड मैनर में फूड को मूव कराना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जिबिटेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ से ये कंटिन्यूअसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है शुरू हो जाता है। और हम लोग क्या देखेंगे कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो क्या है, तो इट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल which exhibit to push the फूड फॉरवर्ड। तो आप देखेंगे ताकि फूड जो है वो अंदर आगे की ओर बढ़ सके, इसके लिए जो मसल्स हैं वो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो याद रखें यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं पेरिस्टाल्सिस, द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल has muscles that contract rhythmically, okay, that contract rhythmically in order to push the food forward, and that movement is called पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड रेगुलर मैनर में, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, दैट्स व्हाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज एसेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा ईसोफेगस है ये कहाँ जाकर फाइनली खुलेगा, तो ये खुलेगा हमारे स्टमक में। तो याद रखें आप कि जो हमारा स्टमक है, दिस इज आवर स्टमक, ओके, ये हमारा स्टमक है एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे चौड़ा पार्ट हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ओके, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ईसोफेगस फूड को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराता हुआ कहाँ पहुंचा देता है, स्टमक में। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि इनके ओपनिंग में एक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो फूड को रेगुलेटेड मैनर में स्टमक में पहुंचाता है। अगर ये स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं हो तो इट विल डैमेज द वॉल ऑफ द स्टमक, सो दैट्स वाई द फूड reach the stomach in a regulated manner and it is guarded by muscular sphincter present between stomach and esophagus। तो आप देखते हो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में ये मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो फूड को रेगुलेटेड मैनर में कहाँ ले आता है, स्टमक में ले आता है। अब फूड जो है स्टमक में पहुँच गया जहाँ ये 3 से 5 घंटे के लिए प्रेजेंट होगा। तो स्टमक जो कि वाइडेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, यहाँ पर फूड कितने घंटों के लिए स्टोर होता है, 3 से 5 घंटों के लिए स्टोर होता है। आप देखोगे कि स्टमक जो होता है ये जे शेप का होता है। स्टमक जो है इट इज J-shaped muscular sac, J-shaped muscular sac, SAC, okay। तो it is J-shaped muscular sac-like structure and its muscular wall contains gastric gland। अब हमें जो दूसरा ग्लैंड मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, स्टमक में मिल रहा है। कौन सा ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। इससे पहले हमें कौन सा ग्लैंड मिला था, इससे पहले हमें मिला था सैलिवरी ग्लैंड जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट था। और अब हमें दूसरा ग्लैंड जो मिला है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमें स्टमक के मस्कुलर वॉल में मिलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस, ओके। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होगा एंजाइम, इसमें प्रेजेंट होगा HCl और प्रेजेंट होगा म्यूकस, ओके। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एंजाइम, HCl एंड म्यूकस। एंजाइम जो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में दैट इज पेप्सिनोजेन एंजाइम, पेप्सिनोजेन,
which is an inactive enzyme, and this inactive enzyme is get activated by the action of HCl. ओके तो HCl का मेन काम क्या है, इस पेप्सिनोजेन को क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना, किसमें, पेप्सिन में। ओके तो पेप्सिन में जब ये एक्टिवेट हो जाता है HCl, जो कि हाईली कॉन्क HCl रिलीज होता है हमारे स्टमक में, और कई बार HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये HCl हमारे जो स्टमक में रिलीज होता है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि पेप्सिनोजेन एंजाइम जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, इसको एक्टिवेट करना, किसमें, पेप्सिन में। नाउ दिस पेप्सिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी कि फूड में मौजूद प्रोटीन को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो आपने देखा ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, अब स्टमक में किसका डाइजेस्ट होगा, तो हम लोग देखेंगे किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का। यस, प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक। इवन हम लोग देखते हैं कि लिपिड का भी काफ़ी हद तक यहाँ पर डाइजेशन होता है, यानी फैट का भी डाइजेशन यहाँ पर होता है। तो प्रोटीन एंड फैट बोथ आर पार्शियली डाइजेस्टेड इन स्टमक। तो स्टमक में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन है और लिपिड है यानी फैट है, ये पार्शियली डाइजेस्ट होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि अगेन जो स्टमक है, इसमें इतना कॉन्क HCl रिलीज हो रहा है, ये स्टमक के वॉल को भी डैमेज कर सकता है। मगर आप क्या देखोगे कि जो HCl है वो स्टमक के वॉल को डैमेज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस लेयर। तो ये जो म्यूकस का लेयर है, दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। अगर ये म्यूकस नहीं होता तो HCl स्टमक के वॉल को क्या कर सकता था, डैमेज कर सकता था। तो इसलिए आप देखते हो कि स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है कौन, म्यूकस। क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि HCl का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करना, किसमें, पेप्सिन में, विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब फिर से यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो स्टमक है, अब इससे फूड कहाँ जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप यहाँ पे देखिए कि फूड जो है वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसे हम लोग कहते हैं डुओडेनम। ये है आपका, ये सी शेप आप देखते हो या यू शेप जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पहला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डुओडेनम। ओके डुओडेनम हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा। आप देख सकते हैं पूरा एलिमेंट्री कैनाल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, एंड देयर एनस, दिस वन इज एनस। तो आप देख रहे हो माउथ से लेकर कंटिन्यूअसली एनस तक जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपका डुओडेनम है, ये आगे चलकर कॉइल्ड होता चला जाएगा, एक्सेसिवली कॉइल्ड हो जाएगा, और ये खुलेगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फर्स्ट पार्ट जो कि हम लोग देखते हैं सी शेप या यू शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड डुओडेनम। देन द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड जेजेनम, and the third part which is highly coiled, it is called ileum. ओके तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, डुओडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ओके डुओडेनम, जेजेनम, इलियम याद रखेंगे आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हो गए। यहाँ पर आपको हमारा थर्ड ग्लैंड मिलेगा, दैट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पैनक्रियास। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। ओके तो दिस इज पैनक्रियास। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसी पोर्शन पे हमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि बाइलॉब्ड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लीवर। ओके तो आप देखोगे
इसका भी सिक्रीशन इसी पैनक्रियाज के कॉमन डक्ट से होता हुआ डोडेनम में आता है। तो ये हो गया क्या, लीवर। This is liver, and this small portion or sac like structure is called gall bladder. ओके अब आप क्या देख रहे हो कि फूड जो है वो कहाँ है, स्टमक में। अब स्टमक से फूड कहाँ आने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज डोडेनम में। यहाँ भी हम लोग देखेंगे एक मस्कुलर स्फिंक्टर होगा जो फूड को रेगुलेटेड मैनर में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजेगा। तो फूड जो कि एसिडिक है, क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में एसिड रिलीज हुआ था, दैट इज HCl। ये एसिडिक फूड अब कहाँ जाकर रिलीज हो रहा है, तो ये आप देख रहे हो जा रहा है डोडेनम में। अब डोडेनम में जैसे ही फूड पहुंचा, आप क्या देखोगे कि डोडेनम में फूड पहुंचते के साथ यहाँ पे दो दो ग्लैंड्स के सिक्रीशन होंगे। यहाँ पे दो दो ग्लैंड्स के सिक्रीशन है, कौन कौन से, पैनक्रियास, लीवर और इसके अलावा इंटेस्टाइन का भी खुद का ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि हम लोग देखेंगे कि जो इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन का, उसमें भी प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। साथ में पैनक्रियास जो कि कंपोजिट ग्लैंड है, यानी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है, ये भी अपना सिक्रीशन यहीं रिलीज करेगा। और साथ ही साथ लीवर का भी सिक्रीशन यहीं रिलीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग ज़रा लिख ले कि जो डोडेनम है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ओके, डियोडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर किसका किसका सिक्रीशन होगा, तो आप देखेंगे पैनक्रियास, लीवर और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके अंदर खुद का ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसे हम लोग कहेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके अब आप क्या देखते हो कि पैनक्रियाज में ढेर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, और इसे सबसे पहले तो हम लोग लिख ले पैनक्रियाटिक जूस, इससे सिक्रीट होगा पैनक्रियाटिक जूस। लीवर से सिक्रीट होगा बाइल जूस, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से रिलीज होगा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि पैनक्रियाज से रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से रिलीज होगा बाइल जूस, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से रिलीज होगा इंटेस्टाइनल जूस। और ये तीनों मिलकर फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग पैनक्रियाटिक जूस की बात करें, तो आप क्या देखेंगे कि इसमें कई सारे एंजाइम्स मौजूद होंगे, लेकिन ये सारे के सारे एंजाइम्स केवल और केवल किस मीडियम में काम करेंगे, अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, ओनली फंक्शनल इन अल्कलाइन मीडियम। याद रखें कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जितने भी एंजाइम होंगे, जैसे आप पढ़ेंगे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जितने भी एंजाइम्स होंगे, दे विल ओनली गेट एक्टिवेटेड इन अल्कलाइन मीडियम। लेकिन जो फूड हमारे स्टमक से आ रहा है डोडेनम में, वो कैसा फूड है, दैट इज एसिडिक फूड। यानी कि इसे क्या करना होगा, पहले अल्कलाइन बनाना होगा, एंड अल्कलाइन बनाने के लिए कौन मदद करेगा, बाइल जूस। तो आप देखेंगे कि बाइल जूस में प्रेजेंट होता है बाइल, सॉल्ट्स एंड पिगमेंट्स एंड कोलेस्टेरॉल। ओके, कुछ लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्टेरॉल्स। ओके, बट नो एंजाइम। याद रखें कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, नो एंजाइम। यहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट जितने भी एंजाइम हैं वो अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, और अल्कलाइन मीडियम में काम करने के लिए उनको अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए बाइल जूस का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। तो बाइल जूस में आप देखेंगे कि बाइल सॉल्ट्स मदद करेगा क्या करने में, अल्कलाइन मीडियम बनाने में, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। तो याद रखना है कि बाइल जूस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहने का क्या मतलब होता है, तो आप देखेंगे लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर
मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने का काम कहलाता है इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्जर fat globules are broken down into smaller molecules or smaller particles so that lipase enzyme works efficiently। तो लाइपेज एंजाइम सही से काम कर सके इसके लिए आप क्या देखेंगे कि बाइल जूस जो है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो बाइल जूस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर है? तो आपने देखा कि पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होने वाला एंजाइम्स और बाइल जूस से रिलीज होने वाला बाइल सॉल्ट्स, इसकी मदद से फूड को डाइजेस्ट करता है और फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से रिलीज होने वाला इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स फूड को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा और फैट को हम लोग देखेंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि किसकी मदद से होगा, बाइल जूस की मदद से होगा। क्या होगा इसमें, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को आप देखेंगे, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ दिया जाएगा ताकि लाइपेज एंजाइम सही से काम कर सके और फैट को डाइजेस्ट कर सके। क्लियर है? दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट जो ग्लैंड्स जो एंजाइम्स होंगे वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन को तोड़ देंगे एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देंगे ग्लूकोज में, और लास्ट जो आप देखेंगे फैट है इसे तोड़ देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, तो आप देखते हो कि प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट गया और फैट जो है फैटी एसिड में टूट गया। तो इस तरीके से फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पहुँचने वाला है, तो आप देखेंगे कि फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचने वाला है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन का अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट देखें तो आप देखोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीकम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर आप देखेंगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। इट इज अ ब्लाइंड सैक। ओके, आगे चलकर ये बंद है और आप देख रहे हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सीकम, देन कोलोन। कोलोन में भी आप क्या देखेंगे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, एंड फाइनली आप देखते हो रेक्टम, और रेक्टम जाकर खुल जाता है कहाँ, एनस में, और यहाँ पर भी आप देखते हो एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन सा पार्ट हो गया, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम फाइनली ओपन्स इनटू एनस। तो दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा पार्ट है। अब फूड जो है हमारे कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। तो आप देख चुके हो डाइजेशन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे द डाइजेस्टेड फूड, यहाँ ध्यान से देखिए, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। The lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. तो हम लोग देखेंगे कि डाइजेस्टेड फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, जो एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट थे उन्होंने प्रोटीन को एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। अब उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइन के वॉल के द्वारा ले लिया जाएगा। जो लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके पास न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम लोग विलाई कहते हैं।
विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विलाई कुछ इस तरीके का आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देगा जो कि पूरे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। और यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो ब्राउन कलर से बनाया गया दैट इज इपीथीलियल सेल्स। इपीथीलियल सेल्स के एक सेल को हम लोग देखें तो उसमें हमें इस तरीके के माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे, ब्रश बॉर्डर सेल्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हो कैपिलरी नेटवर्क है, आर्ट्रियोल है, वेनियोल है और लिम्फ वेसल्स है जो कि आगे चलकर आप देख रहे हो लैक्टील कहलाता है, लार्जर लिम्फ वेसल्स कॉल लैक्टील विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। तो आप देख रहे हो इस तरीके से फूड का क्या होता चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा और फूड एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे ब्लड में। तो आप देखते हो कि फूड का एब्जॉर्प्शन किसकी मदद से होता है, विलाई की मदद से होता है विच इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन and increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. आप देखते हो विलाई richly supplied होता है blood vessel से जो absorbed फूड को हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंचा देता है। किसकी मदद से, ऑब्वियसली ब्लड की मदद से। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहां ये यूटिलाइज होगा ताकि क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यू। तो आप देखते हो कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ वो विलाई की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, ब्लड में पहुंच गया। अब ये हर एक सेल टिश्यू तक पहुंचेगा जहां इससे एनर्जी ऑब्टेन किया जाएगा, नए टिश्यू का फॉर्मेशन कराया जाएगा या ओल्ड टिश्यू को रिपेयर कराया जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो आप देखते हो कि सबसे पहले फूड को इंजेस्ट किया हम लोगों ने, यानी कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले फूड को हम लोगों ने खाया, माउथ में लिया, दैट प्रोसेस इज इंजेशन। डाइजेशन, इंटेस्टाइन में जाकर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आप देखते हो ब्लड में जाने के बाद इसे एनर्जी डिराइव किया गया। एंड फॉर द वेरियस प्रोसेसेस आप देखते हो कि एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग नए टिश्यू बनाने में या ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करने में करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अनएब्जॉर्ब्ड फूड को कहाँ भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हम लोगों ने देखे हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो आप देखते हो कि unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water and this material। आप देखते हो कि जहां और ज़्यादा वाटर और कुछ मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है and the rest of the material is removed from the body via the anus। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है थ्रू दी एनस, which is also regulated by a muscular sphincter called anal sphincter, and this process is called egestion। तो आपने क्या देखा कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, साथ ही साथ उसका एब्जॉर्प्शन भी होना शुरू हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द हेल्प ऑफ विलाई। एंड आप देखोगे अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ भेज दिया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और भी इस मटेरियल का, अलग अलग मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को इजेक्ट आउट कर दिया जाता है थ्रू द एनस, एंड इट इज ऑल्सो गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड egestion। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग को अगर हमें समझना है तो पहले हमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा, बिकॉज न्यूट्रिशन इज इनकम्प्लीट विदाउट डाइजेशन। आई होप बच्चों आप लोगों को थोड़ी सी इसमें मदद मिली हो, समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ये बताएं और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।